हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे आप सब। आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 18 ESG एंड SDG। चैप्टर 18 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कोई जानता है इसको। चैप्टर 18 थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज वाला, थोड़ा सा याद करने वाला लग सकता है, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। आज तुम्हारे भाई ने एक ऐसी स्टोरी बनाई है, चार्ट्स लेके आया मैं तुम्हारे हैंड रिटन, और बहुत मज़े से तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स याद होंगे। कहीं इसके बाद तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सारी समस्या तुम्हारी चैप्टर 18 की इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 18 को 100% समझने वाले हैं, ढेर सारी चीज़ें याद करने वाले हैं, और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ICAI क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम करता है, किस तरीके से आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब अगर तुम इस वीडियो को 2x पे देख रहे हो तो जरा इसको 1x पे कर लो, क्योंकि 2x पे जब आप देखते हो तो आपको समझ में सब कुछ आता है जो मैं बोलता हूं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। कभी भी आप ट्राई करना, जब आप 2x पे देख रहे होगे, बीच में पॉज दबाओगे, पीछे क्या बोला कुछ याद नहीं रहेगा। समझ में अब तक सब आ रहा था, लेकिन पीछे क्या बोला कुछ याद नहीं रहेगा। तो 1x पे देखना, दिमाग में चीजें रहेंगी। हमारा टारगेट है इस बार ये आखिरी वीडियो हो, इसके बाद हम किताब पे जाएं और उसके बाद ऑडिट को रख दें। हमारा टारगेट नहीं है कि बार बार वीडियोस देखते रहें, समझ रहे हो। तो आपको 1x पे देखना है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, सब कुछ क्लियर होगा और बहुत सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए। जब तुम लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ जरा इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज, क्योंकि जब तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो ही मैं बाकी बच्चों तक पहुंच पाऊंगा। इसमें तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरे पास और कोई तीसरा रास्ता यहाँ पे नहीं। एंड एक अच्छा सा कमेंट नीचे कर देना कि सर इस बार हम CA बन के दिखाएंगे। लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने नहीं किया है तो। सब्सक्राइब क्यों करना है सर? क्योंकि दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ उड़ान बैच। तो उड़ान बैच क्या है सर? उड़ान बैच एक एग्जाम फोकस्ड बैच है, जिसमें मैं आपको CA फाइनल ऑडिट का 100% सिलेबस कवर कराऊंगा। 100% कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होंगे, सिर्फ एसेज नहीं, A to Z सारा कुछ। इंस्टीट्यूट की बुक में जो 19 चैप्टर्स हैं, 19 के 19 चैप्टर्स इसमें आपके कवर होंगे, फुल्ली अमेंडेड। इसके बाद आपको कोई भी अमेंडमेंट देखने की, इधर उधर जानने की जरूरत नहीं। ऐसा एग्जाम फोकस्ड बैच है जिसमें मैं आपको इतनी डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इस बैच की हाईलाइट क्या है? हमारी 230 पेजेस की बुक। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है कि मैंने इस बुक को 100-150 पेज का नहीं किया। मार्केटिंग के चक्कर में, कॉस्ट बचाने के चक्कर में, पेज कम करने के चक्कर में मैंने असली कंटेंट को निकाल के खाली हेडिंग नहीं रख दी है, मैंने इसमें प्रॉपर कंटेंट डाला है। सिर्फ अगर आप इस किताब को पढ़ के जाओगे और सिर्फ उतना ही लिख के आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है कि मैंने इस किताब को 400 पेज का भी नहीं किया है कि हाँ कंटेंट तो डाल दिया, लेकिन पता चल रहा है 1.5 दिन में रिवाइज ही नहीं हो रही है। 230 पेजेस का मतलब जानते हो? 230 पेजेस का मतलब है एक बैलेंस्ड, एक स्वीट स्पॉट, जिसमें आप 1.5 दिन में रिवाइज भी कर पाओगे, जिसमें पढ़ के आप पूरे नंबर भी ला पाओगे। जितने नंबर आपको चाहिए, मैं कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ, जितने नंबर आपको चाहिए। अगर आपको 95 चाहिए तो इस किताब से आप 95 भी स्कोर कर सकते हो, 90 चाहिए तो 90 भी स्कोर कर सकते हो, और 60 चाहिए तो 60 भी आएंगे, और 40 ही चाहिए तो 40 भी आएंगे। ये किताब के बाद आपको देखने की, कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस में उड़ान बैच की एक बहुत अच्छी हाईलाइट ये है कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हर एक चैप्टर में कवर कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस चैप्टर में तो घुमा के पूछता है, किस चैप्टर में सीधे साधे पूछता है, किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करना है। सारी चीजें आपको इसी बैच में कराई जाएंगी। सर कितने पैसे लोगे इस बैच के? ये बैच फ्री है मेरे बच्चे। हर रोज एक वीडियो आएगी, बेसिकली हर ऑल्टरनेटिव डेज पे एक चैप्टर की एक वीडियो होगी, जिसमें पूरा चैप्टर ICAI के मैट के हिसाब से कवर होगा, सेम सीरियल ऑर्डर में। एक चैप्टर में अगर 5 एसेज हैं तो 5 एसेज उस वीडियो में कवर होंगे। ये है हमारा उड़ान बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा यूट्यूब पे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। फिर
एक है हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम। जब मैंने उड़ान बैच की अनाउंसमेंट की थी तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जिसमें आप डेली टारगेट्स हमें दो, जिसमें आप हमें मोटिवेशन दो, स्ट्रैटेजी दो, गाइडेंस दो कि हमें आगे कैसे लेके चलना है। सर आप प्लीज़ ना हमारे साथ कनेक्ट भी करो, तो आप सर कुछ जूम सेशन रख लेना। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम जूम सेशंस करेंगे, डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछोगे तो मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस मैं आपको दूंगा ऑन ए डेली बेसिस। ठीक है जी, ये हमारा पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसकी कॉस्ट भी मैंने बहुत ही कम रखी है, सिर्फ 499। एक्चुअली ना क्या है कि मैं टीचर हूँ और मैं ये मेंटोरशिप वगैरह प्रोग्राम्स रन नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार बच्चों ने थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसीलिए मैंने जस्ट ये प्रोग्राम चालू कर लिया। और इसीलिए ही मैं इसमें सीट्स ना काफ़ी लिमिटेड रखने वाला हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ज्वाइन करना है और लिंक दे दूंगा। ठीक है जी, इसीलिए मैंने इसको फिर वेबसाइट पे भी लिंक नहीं किया कि बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर मेरे से संभलेंगे नहीं, है ना। तो सिर्फ कुछ बच्चों के लिए फोकस्ड तरीके से हम इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को लेके चलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है जी। वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज अगर आप कर लें तो आपके पेपर में 15 से 20 मार्क डायरेक्टली बढ़ जाएंगे। सर बताओ ना सर, उसी की तो जरूरत है सर। तो हमारी वेबसाइट पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार एक यूनिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सुपर मॉक्स। क्या होते हैं सर सुपर मॉक्स? टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि टेस्ट सीरीज जैसे आपको बाकी टीचर्स देते हैं, आपको समझ में आता है। देखो इंटर में मुझे 4 अटेम्प्ट लगे थे और फाइनल में बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। एक चीज जो बदल गई, क्या? इंटर में मैंने धक्के खा खा के गिर के अपनी गलतियां सीखी और फाइनल में मैंने वो गलतियां नहीं करी क्योंकि मैंने वो सीख ली थी। इंटर में मेरे अटेम्प्ट्स इसलिए लगे क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि बेटा ये करो, यहां पे तुम लैग करते हो, ये तुम्हारा रियलिटी चेक है। मैं सपने तो रैंक के देखा करता था और हुआ मैं पास भी नहीं। तो मैंने तो वो सारी चीजें धक्के खा के गिर के सीखी, लेकिन जो चीजें मैंने सीख ली वो मैं आपको भी तो सिखा सकता हूं। जो चीजें मैंने कर ली जरूरी तो नहीं कि वो भी आप धक्के खा खा के सीखो। और बहुत सारे बच्चों को तो गिरने के बाद भी समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है। तो अगर आपको एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत चाहिए तो वो है सुपर मॉक्स। सुपर मॉक्स में हम आपके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से, आपके टाइम पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट लेते हैं, प्लस में हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। हम आपको देते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट। चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट का मतलब है कि जब आप ये टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, किस चैप्टर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब आप सही चैप्टर में मेहनत करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। समझ रहे हो? चैप्टर वाइज एनालिसिस रिपोर्ट अगर मुझे ये किसी ने बता दिया होता तो मेरा अटेम्प्ट नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है। मैं फिर वही पन्ने पर पलट रहा हूँ। शुरू के चैप्टर तो भाई साहब इतने बढ़िया कर लिए और आखिरी के चैप्टर मेरे को पता ही नहीं चल रहा। फिर आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है? जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो तो पहली रिवीजन पे लगाते हो अच्छा खासा टाइम, 10 दिन 15 दिन, और होना भी ऐसे ही चाहिए। दूसरी रिवीजन पे आप लगाते हो कम टाइम कि 5 दिन लगा दिए, 7 दिन लगा दिए, और तीसरी रिवीजन पे लगाते हो आप बिल्कुल ही कम टाइम, 2 दिन में कर लिया, 3 दिन में कर लिया। तो उसी के हिसाब से हमने सुपर मॉक्स डिजाइन करे हैं कि पहली रिवीजन में हम आपका 100% सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपने अच्छा टाइम लगाया, 100 मार्क्स का आपका टेस्ट लेते हैं। दूसरी रिवीजन में आपके पास टाइम कम है, रिवीजन करने के लिए टाइम कम है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसमें डालते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डालते हैं, लेकिन टेस्ट ये भी 100 मार्क्स का होता है। और तीसरी रिवीजन में हम उससे भी कम, क्योंकि तीसरी रिवीजन में आपके पास बहुत ही कम टाइम है, 2 दिन है, 3 दिन है, तो उससे भी कम हम सिर्फ और सिर्फ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको देते हैं। 100 मार्क्स का ये भी टेस्ट होता है, ताकि आपका टाइम बहुत कम लगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे आप फोकस करो और तगड़े मार्क्स स्कोर करो। समझे? तो ये है हमारे सुपर मॉक्स। ये कॉन्सेप्ट अभी तक कोई लेके आया नहीं है, और मैं बता रहा हूं आपको थोड़े टाइम में यही कॉन्सेप्ट आपको कॉपी होता मिलेगा। तो मैंने आपको सारी चीज समझा दी,
उड़ान बैच के बारे में बता दिया। बुक अगर आपको खरीदनी है 230 पेजेस वाली तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको मेंटोरशिप के बारे में बता दिया। ये मेरा नंबर है, डाउट पूछने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को डाउट्स भेज सकते हो। चाहे आपने मेरे से क्लासेस ली है, मेंटोरशिप ली है, नहीं ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को डाउट भेज देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। बाकी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो पर्सनलाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी चीज़ सुपर मॉक्स मैंने आपको बता दी, और इससे ज़रूर आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस दुनिया में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, लोगों की आंखों में खून उतरा होगा, हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा होगा, चारों तरफ सिर्फ लालच ही लालच होगा, प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका होगा, अधर्म अपनी प्रचंड सीमा पे होगा, और उस वक्त जन्म लेंगे इस दुनिया पे कल की कृष्ण भगवान के 10वें अवतार। वो इस धरती को खत्म करेंगे, इस दुनिया को खत्म करेंगे, और फिर उदय होगा एक नए युग का, एक नई धरती। ये भविष्यवाणी की गई थी हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले, और जिस हिसाब से हम उस विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रकृति को खराब कर रहे हैं, क्लाइमेट को खराब कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी बहुत दूर दिखाई पड़ती नहीं है। So hey, what is up everybody? My name is CH Rag Garg, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस एश्योरेंस। इस चैप्टर को आप प्यार से SDG और ESG भी बोलते हो। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन पक्का से पक्का आएगा, और बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चिंता मत करो, आज तक अगर ये चैप्टर तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, इजी नहीं लगता है, तो भाई आया है, करा के जाएगा। हम हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे रिवीजन वीडियो में भी, और मेजरली चीज़ें मैं आपको यहीं पे याद करा के भेजूंगा। ठीक है जी, ये मेरी गारंटी। तुम क्या करोगे? सबसे पहले एक तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम अपने चैप्टर 18 को शुरू करते हैं। ये जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई कि एक भविष्यवाणी की गई थी और उस भविष्यवाणी की तरफ हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, तो कुछ समझदार लोग जागे इस दुनिया में, उन्हें दिखा कि भाई ये क्या कर रहे हैं हम किसी की चिंता नहीं कर रहे, इंसान किसी की चिंता नहीं कर रहा। थोड़े वक्त पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो डीप सी क्रिएचर्स हैं वो सतह पे आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ा दी है, पोल्यूशन इतना कर दिया है कि अब सतह जो है ना समुद्र की, वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। इतनी ज्यादा गर्म हो गई है कि गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स नहीं हो पा रहा, ऊपर की ऑक्सीजन नीचे तक नहीं पहुंच पा रही। ज्यादातर ऑक्सीजन ऊपर सरफेस लेवल पे होती है। अब क्योंकि वो पानी मिक्स हो नहीं पा रहा नीचे वाले पानी के साथ, तो सारी ऑक्सीजन मिक्स हो ही नहीं पा रही, और वो जो बेचारे डीप सी क्रिएचर्स हैं जो सालों सालों से समुद्र के नीचे रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन की तलाश में वो ऊपर आ रहे हैं। वो धीरे धीरे करके ऊपर तो आ जा रहे हैं, लेकिन उनका शरीर इस सतह के लिए डेवलप हुआ ही नहीं है, तो वो ऊपर आएंगे और मर जाएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ पे बहुत चिड़िया हुआ करती थी, और जब मैं दिल्ली जाता था बुआ के घर, तो मुझे दिखता था कि यार यहाँ पे तो कोई चिड़िया है नहीं, यहाँ पे बस कबूतर है। हमारे यहाँ कबूतर नहीं होता था, चिड़िया होती थी बहुत सारी। अब मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ, तो हमारे यहाँ एक भी चिड़िया मुझे देखने को नहीं मिली है कुछ सालों से। और वो चिड़िया कहाँ गई? जाहिर सी बात है, वो मर गई। वो सारी चिड़िया अब नहीं है एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ, क्योंकि अब हमने 5G 4G नेटवर्क और ये वो वाईफाई का नेटवर्क, इतने सारे नेटवर्क का जाल बिछा दिया है कि पक्षी जो है यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पा रहे। वो पक्षी जिनकी कोई गलतियां भी नहीं थी, इन सब चीजों की वजह से वो हमारे कारण ये सब चीजों को झेल रहे हैं। ऐसी मैं जस्ट बात कर रहा था मम्मी से, मैं बता रहा था उनको कि डीप सी क्रिएचर्स के साथ ऐसा हुआ। मम्मी बोली कि ये समुद्र के जानवर के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, जंगलों को भी इन्होंने काट दिया, एनवायरनमेंट को भी खराब कर दिया, तो आखिर इंसान भी तो एक जीव ही है, आखिर कब तक बचेगा? सब घूम के वापस आ जाता है
छोटे दुनिया गोल है। तो कर्मा वापस आएगा ही आएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें इस चीज पे एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन करता है? कॉर्पोरेट्स करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया कि भाई अब हम कॉर्पोरेट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। एंड दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस केम इनटू पिक्चर। एसडीजी का पहला वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है सर? सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। एनवायरमेंट जो है ना हमारा एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। एनवायरमेंट इज एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। अगर आप इस स्पीड से इसको खत्म करते जाओगे, यूज करते जाओगे, जो डायनासोर्स लाखों करोड़ों साल पहले जमीन में दफन हुए थे, उनके जो फॉसिल फ्यूल इतने सालों में बने, उसको हम ऐसे तेल निकालते जा रहे हैं, ऐसे सारे मिनरल्स निकालते जा रहे हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से जानवरों का शिकार करते जा रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी चमड़ी से लेदर के प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं, उनको मारते जा रहे हैं, तो कुछ जानवर तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, कुछ और हो जाएंगे। प्रकृति का संतुलन जो हम बिगाड़ते जा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि प्लीज आप ये सब मत कीजिए। आने वाली जनरेशन है, उनका भी ध्यान रखिए। आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे, तो उनकी भी तो नीड्स होंगे ना, उनको भी तो एनवायरनमेंट चाहिएगा ना। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस तरीके से डेवलप करें कि आप अपनी नीड्स को पूरा कर लो। हम मना नहीं करते कि आप अपनी नीड्स को पूरा मत करो, आप अपने नीड्स को पूरा करो, मीटिंग आवर प्रेजेंट नीड्स, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू फुलफिल देयर ओन नीड्स। उनकी भी कुछ नीड्स होंगी, उन्हें भी पानी चाहिएगा, उन्हें भी साफ हवा चाहिएगी, तो उनकी नीड्स का भी ध्यान रखिए और आप अपनी नीड्स भी पूरा करिए। कैसे करेंगे? ये जो आप एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यूज करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, कोल जलाते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी यूज कीजिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम कीजिए, एनवायरनमेंट को थोड़ा ध्यान रखिए, रिफॉरेस्टेशन कीजिए। तो इन सब चीजों से हमारी जरूरतें भी पूरी हो सकती हैं और उन जनरेशंस के लिए भी हम एनवायरनमेंट को छोड़ के जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप कुछ साल पहले पैदा हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अत्याचार डाल दोगे आगे आने वाली 7 पुश्तों पे। नहीं, सस्टेनेबल तरीके से आपको अपना काम करना है। आई कोट दिस, एनवायरनमेंट, नेचर हैज enough to fulfill everyone's need. Nature has enough to fulfill everyone's need, but it does not have enough to fulfill everyone's greed. बात समझ में आती है? चलिए, तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कौन लेके आया था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। जोर ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड नाम की एक प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की, जिन्होंने 3 टर्म्स तक नॉर्वे को सर्व किया एज प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इन्होंने राइट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया अबाउट सस्टेनेबिलिटी, अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भैया हमें अपने क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। यूएस, यूके, यूरोप, ये जो सारी कंट्रीज हैं, वेस्ट वाली कंट्रीज हैं, दीज आर वेरी वेरी एक्टिव टुवर्ड्स दिस। ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहती है क्लाइमेट के बारे में। दीज पीपल आर वेरी वेरी सेंसिटिव। तुमने वो देखा था ना कि वो आया था, कौन आया था पॉडकास्ट में, आया था निखिल कामत के साथ, ब्रायन जॉनसन आया था और उसने पूछा था कि व्हाट आर यू नोटिसिंग इन इंडिया सबसे ज्यादा? उसने कहा एयर क्वालिटी, और वह बीच में पॉडकास्ट छोड़ के चला गया था। तो दीज पीपल आर वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट क्लाइमेट चेंजेस। उसने कहा था कि यार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम अवेयर भी नहीं हो। मैं देख रहा हूँ कि एक भी आदमी मास्क पहने हुए नहीं है, एक भी आदमी, और इतने ज्यादा पोल्यूशन के पोल्यूटेंट्स हैं जो आप हर रोज सांस में लेते हो। मैं जब दिल्ली में खड़ा होता तो मुझे पता लगता है कि भाई इतना पोल्यूशन मेरे फेफड़ों के अंदर जा रहा है, ठीक है, और हम उसको ऐसे इग्नोर करके चलते हैं जैसे इट इज नथिंग। अगला टॉपिक है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जिसको हम ESG रिपोर्ट भी बोल देते हैं, और इसको कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, डिस्कस द नेचर ऑफ ESG रिपोर्टिंग। हमने जब कहा कि हम कॉर्पोरेट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, कॉर्पोरेट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराने का मतलब है अब हम उनसे रिपोर्टिंग मांगेंगे, उनको कहेंगे कि भाई तुम ध्यान रखो कुछ फलानी चीजों का। हमने उनसे कहा कि आप एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, तीनों चीजों पे आप हमें रिपोर्ट दीजिए। एनवायरनमेंट का मतलब है कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी यूज,
वेस्ट पोल्यूशन कि आपकी क्या पॉलिसीज हैं क्लाइमेट को लेके, पोल्यूशन को लेके और वेस्ट को लेके, एनर्जी यूज को लेके, कि आप कितना एनर्जी यूज करोगे। आपकी कुछ पॉलिसीज होंगी ना कि आप कितना पोल्यूशन करते हो, कितना नहीं करते हो। हर एक कंपनी को कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए कि हम इतना पोल्यूशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काम करना है तो पोल्यूशन तो होगा ही, तो हम इतना पोल्यूशन करेंगे, इतना कोल कंज्यूम करेंगे और बाकी का काम हम रीन्यूएबल एनर्जीज से करेंगे। तो हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट्स हमें रिपोर्ट दे अबाउट देयर पॉलिसीज ऑन क्लाइमेट, ऑन एनर्जी यूज, ऑन पोल्यूशन, ऑन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट एंटिटी एब्जॉर्ब्स इट फॉर फंक्शन, कि आपने कितना कोल यूज किया, कितने इलेक्ट्रिसिटी, कितना वाटर यूज किया। और जब आप ये सब प्रोड्यूस करते हो तो उसमें वेस्ट जाता है, तो उस सब की भी रिपोर्ट हमें चाहिए कि आपने कितना कार्बन गैस को एनवायरनमेंट में छोड़ा और कितना वाटर गंदा करके डिस्चार्ज किया, नदी में मिक्स किया। नदी में ही डिस्चार्ज करते हैं सारे लोग। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमें रिपोर्टिंग चाहिए, हमें उनसे रिपोर्टिंग चाहिए, कॉर्पोरेट से रिपोर्टिंग चाहिए कि आपकी रेप्यूटेशन कैसी है पीपल के साथ, आपका रिलेशनशिप कैसा है पीपल के साथ। हर एक एंटिटी सोसाइटी के अंदर ही ऑपरेट करती है, किसी ना किसी जगह पर कोई फैक्ट्री सेटअप होगी, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस सेटअप होगा जो एक सोसाइटी का पार्ट होगा, जिसके आसपास लोग रहते होंगे। तो आपका रिलेशनशिप कैसा है पीपल के साथ, क्या आप उनके सुख दुख में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या आप उनके फेस्टिवल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या आप उन लोगों को जॉब देते हैं, क्या आप सोसाइटी को भी कुछ गिव बैक करते हैं कि नहीं करते हो। आप ये देखो आपकी लेबर रिलेशन कैसे हैं, क्या आप अपने लेबर को सही वेजेस देते हो, क्या वर्किंग कंडीशंस देते हो, क्या अच्छा एनवायरनमेंट देते हो, ग्रोथ देते हो, डाइवर्सिटी, क्या आप मेल फीमेल के बेस पे भेदभाव तो नहीं करते, क्या आप जेंडर कास्ट रेस के बेस पे भेदभाव तो नहीं करते। ये सारी चीजें हमें आपसे रिपोर्ट में चाहिए। आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपका इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, आपकी मैनेजमेंट क्या लॉ और रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करती है, क्या सभी स्टेक होल्डर्स की नीड को ध्यान में रखती है। स्टेक होल्डर्स का मतलब सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होता, स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स भी आते हैं जिनको प्रॉफिट चाहिए, स्टेक होल्डर्स में कस्टमर भी आते हैं जिनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए ताकि उनका जीवन बेहतर बन सके। स्टेक होल्डर्स में सप्लायर भी आते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे रेगुलर सामान लेते रहो ताकि उनकी भी डिपेंडेंसी आप पे बनी रहे, वो भी अपना घर आपके थ्रू चलाते रहें। तो स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आती है, स्टेक होल्डर्स में एवरीबडी, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वन वे और द अनदर, ये सब स्टेक होल्डर्स में आते हैं। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्या आपकी मैनेजमेंट इन सभी स्टेक होल्डर्स की नीड को ध्यान में रखती है। ऐसा तो नहीं कि कोई सप्लायर आपको जो कि छोटा बिजनेस वाला है, जो कि एमएसएमई वाला है, तो आपने उससे सामान ले लिया, आप उसको दबा रहे हो कि भैया पैसे देंगे, 2-3 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे। वो छोटा बिजनेस है, उसकी वर्किंग कैपिटल सिस्टम साइकिल डिसरप्ट हो जाएगी, उसको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो क्या आप इन सब की नीड को ध्यान में रखते हो कि नहीं रखते हो, ये सारी चीजें हमें आपसे रिपोर्ट में चाहिए। ESG reporting is disclosure of information, data, metrics that explain added value in 3 areas. इन तीनों एरियाज में एक कंपनी ने क्या वैल्यू एडिशन करा, ये हम उससे चाहते हैं। इसमें दोनों ही तरीके का डेटा आ सकता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। क्वालिटेटिव का मतलब है स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है कंपनी की, कि भैया जैसे एप्पल की पॉलिसी है कि हम 1:1 पे रेशियो फॉलो करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सेम पोजीशन पे हो तो आपको सेम पे मिलेगी, कोई भी आपकी सैलरी में फर्क नहीं होगा। एप्पल कहते हैं कि हम 1:1 रेशियो फॉलो करते हैं कि आप चाहे लोकल बंदे हो चाहे बाहर के बंदे हो, हम आपको सेम पे रखेंगे, हम आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव बोले तो रिलायंस ने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि हमने 23% वुमेन एम्प्लॉइज को हायर किया। रिलायंस ने बताया था कि भैया 100% ऑफ आर लेबर फोर्स इज परमानेंट लेबर फोर्स, कोई भी टेम्परेरी नहीं है, हम किसी को हटाते नहीं है, किसी के पेट पर लात मारते नहीं है। तो दीज आर वेरी वेरी गुड थिंग्स जिसको देख के सोसाइटी भी एनकरेज होती है कि भैया ये कंपनी अच्छी है, हमें इसके साथ काम करना है ना। फिर ये कहते हैं SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 SDGs हैं हमारे पास, और ये मैं आपको याद करा दूंगा पूरे अभी के अभी। कह रहे हैं सभी कंट्रीज ने मीटिंग बैठाई और सभी कंट्रीज ने 17 गोल्स के ऊपर अग्री किया। वो 17 गोल्स क्या थे, ये देखो। रेगुलर क्लास में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई कि किस तरह से पोल्यूशन करती है कंपनीज, कौन सी गैसेस होती हैं, क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट पर नुकसान होता है। और हम लोग भी गूगल सर्च करते हैं, जब कम्यूट करते हैं, जब यूज करते हैं लैपटॉप, वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से किस तरह से हम लोग कार्बन एमिशन करते हैं,
ठीक है, बट दैट इज फॉर रेगुलर क्लास, नॉट फॉर रिविजन। हम आते हैं अपने SDGs पे। 17 SDGs हैं हमारे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। देखो अभी के अभी याद होंगे, चिंता मत करो। तुम बस ये इमेजिन करो कि आदिकाल से मानव की क्या समस्याएं चली आ रही हैं। जब इंसान नया नया धरती पे आया था तो वो बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं थे, उसको भूख लगती रहती थी, पीने को उसके पास पानी नहीं होता था साफ। सारे जानवर पानी पीते थे जिस तालाब से, उसी तालाब से वो पानी पीता था, किसी भी नदी नाले से वो पानी पीता था, चाहे वो पानी गंदा हो चाहे वो पानी साफ हो। तो गरीब था, भूखा रहता था, पानी नहीं था। तो हम उसको क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं और अच्छा पानी देते हैं। ठीक है, हम उसकी भूख मिटाते हैं, उसकी पॉवर्टी मिटाते हैं, उसको अच्छा पीने के लिए पानी देते हैं। जब हम उसको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो उसके पास आ जाएगी गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, अब जब आदमी ताकतवर महसूस करने लगा तो वो आदमी हो गया खूंखार। उसने औरतों पे करने शुरू किए अत्याचार, जानवरों को मारना शुरू किया, मछलियों को मारना शुरू किया, जंगल में उसने आग लगा दी कि भैया सारे जानवर जल जाएं, एक ही बारी में पक जाएं, आराम से बैठ के खाते रहेंगे। ये सब वो आदमी करने लगा। तो भैया अब उस आदमी को दो क्वालिटी एजुकेशन, उसको समझाओ कि तू खुदा नहीं हो गया, भगवान नहीं बन गया, इंसान है, इंसान की तरह है, उसको समझाओ, उसको क्वालिटी एजुकेशन दो, उसको समझाओ कि भैया जेंडर इक्वालिटी वो तेरे साथ की है, तेरे से नीचे नहीं है, उसको दबा के मत रख। लाइफ ऑन लैंड की जानवरों के बारे में सोच, लाइफ बिलो वाटर के बारे में सोच, उनका ध्यान रख, ये सारी चीजें उनको समझाओ। ठीक है, तो आदमी क्या था, पुअर था, हंगरी था, उसके पास क्लीन वाटर नहीं था। हमने इसको सब दिया, गुड हेल्थ और वेलबींग आ गई। फिर वो क्या करना लगा, औरतों पे अत्याचार था, उसको समझाओ, उसको एजुकेशन दो, उसको समझाओ जेंडर इक्वालिटी। जानवरों को मारता था, लाइफ ऑन लैंड, मछलियों को मारता था, लाइफ बिलो वाटर। अब वो आदमी शांत हो चुका है, समझ चुका है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब वो खाली बैठा बोर हो रहा है, अब वो किसी पे अत्याचार नहीं कर रहा। तो उसने क्या किया, मैडम के साथ दूरियां घटाई, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करी और पॉपुलेशन बढ़ा दी। खाली बैठा आदमी क्या करेगा, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है वो बैठा बैठा। तो हमने इसको कहा रुक जा भाई, रुक जा, पॉपुलेशन बढ़ा ले, लेकिन तरीके से। सिटीज बनाना सस्टेनेबल, ऐसी सिटीज जो अपनी कंजम्पशन के लिए गुड्स खुद ही प्रोड्यूस कर पाए, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे। बात समझ में आई? तो उसने शहर बनाया, हमने उसको कहा कि भैया शहर बना ले लेकिन सिटीज बना सस्टेनेबल। फिर हमने उसको कहा कि भैया, हमने सोचा कि यार ये खाली बैठा बैठा पॉपुलेशन ही बढ़ाता रहेगा, इसको कुछ काम धंधे पे लगाओ, इसकी इंडस्ट्री को लगाओ। तो हमने उसको कहा कि भैया इंडस्ट्री खोल, इनोवेशन कर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर। इंडस्ट्री खोल, इनोवेशन कर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर, अच्छा काम कर, इकोनॉमी को भी ग्रो कर। इंडस्ट्री खोल, इनोवेशन कर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर, अच्छा काम कर और इकोनॉमी को भी डेवलप कर। अब जब उस आदमी ने इंडस्ट्री खोली तो दिक्कत आने लगी कि भैया पॉल्यूशन बहुत होने लगा। तो हमने उसको क्लाइमेट के बारे में समझाया कि भैया क्लाइमेट का भी ध्यान रख, एनर्जी यूज कर, क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल एनर्जी, और कंजम्पशन कर रिस्पॉन्सिबली, प्रोडक्शन कर रिस्पॉन्सिबली। ऐसा नहीं कि अब तेरे पास पैसा आ गया तो तू कुछ भी अनशंट खरीदने लगेगा, कुछ भी चीजें बनाने लगेगा, कुछ भी चीजें कंज्यूम करने लगेगा। कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों ही रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए, क्लाइमेट का ध्यान रखते हुए। ठीक है जी। अब किसी ने उसको समझाया कि भाई देख, तेरे जैसे और भी गरीब लोग हैं, गरीबी को हमें हटाना चाहिए। तो उस आदमी ने अपना मोटो बनाया कि गरीबों को हटाओ। अरे गरीबों को नहीं हटाओ, गरीबी को हटाओ नालायक। सबके साथ तुमको पीस में रहना है, शांति से रहना है, जस्टिस के साथ रहना है, किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देना है। और ये सब 17 गोल्स को पूरा करने के लिए सबकी पार्टनरशिप लगेगी। दीज आर द 17 SDG। 1 मिनट तुम इस फोटो को निहार लो एंड आई गारंटी यू ये सारी चीजें तुम्हें याद हो चुकी। ठीक है जी, देख लिया? वीडियो को पॉज करके देख लो अगर नहीं देखा तो, शांति से। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे 17 SDGs हो गए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। मैंने तुम्हें थोड़ा सा बेस बना के दिया ताकि तुम इस टॉपिक को अप्रिशिएट कर सको कि अच्छा टॉपिक है, समथिंग सेंसिबल यू आर स्टडिंग, है ना। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि हम कॉर्पोरेट से रिपोर्ट चाहते हैं 3 पिलर्स पे, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। फिर मैंने तुम्हें कहा कि 17 तरीके के गोल्स बनाए गए हैं सभी कंट्रीज ने कॉल फॉर एक्शन बाय ऑल कंट्रीज, इन सबको अग्री किया है। ठीक है, फिर हमने कॉर्पोरेट से बोला कि भैया हमें रिपोर्टिंग चाहिए, तो अब रिपोर्टिंग करने के 3 रास्ते डेवलप करे गए। पहला रास्ता है GRI, दूसरा CDP एंड तीसरा IIRC। GRI क्या होता है सर? इसमें
कॉर्पोरेट्स रिपोर्ट करते हैं, बेसिकली एक फॉर्मेट होता है। हम ऐसे नहीं चाहते कि भैया कॉर्पोरेट्स कुछ भी लिख के देते कि नहीं हम तो बहुत ध्यान रख रहे हैं, एकदम चुम्मा है हमारी तरफ से तो एनवायरनमेंट को, हम तो एनवायरनमेंट के सबसे बड़े प्रेमी हैं, ये वो काम क्या किया कुछ बताया नहीं। हम चाहते हैं कि एक सही फॉर्मेट में, एक सटीक फॉर्मेट में, एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में वो हमें सारी चीजें बताएं, ताकि हम कंपेयर कर सके बाकी चीजों से भी और समझ सके अच्छी चीजों को। ठीक है जी, तो हमने 3 तरीके के फॉर्मेट्स बनाए, 3 तरीके के फ्रेमवर्क्स बनाए जिसके थ्रू हम रिपोर्टिंग लेते हैं। पहला इस ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, जिसमें कंपनी रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट एड्रेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स, की कंपनी का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, चाहे पॉजिटिव इंपैक्ट है चाहे नेगेटिव इंपैक्ट है, और सोशल लाइफ पे, सोशल लोगों पे, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें एक कंपनी बताती। सबसे ज्यादा 93% ऑफ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस, 93% ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट 250 कॉर्पोरेशन, यानी कि 250 में से 93% कॉर्पोरेशंस GRI के थ्रू रिपोर्ट करती है, जो इसको बनाता है मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क। ठीक है जी, फिर है अगला कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि कंपनीज डेटा कैप्चर करती है रिलेटेड टू GHG, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि हम कितनी गैसेस छोड़ रहे हैं। कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी मीथेन और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती हैं। उसी सब के डेटा को कोलेक्ट करके इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कंपनी ने वाटर कितना यूज किया, फॉरेस्ट कितना यूज किया, सप्लाई चेन, कंपनी की जो सप्लाई चेन है, कहां से पैसा, कहां से सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है, उन सब ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एनवायरनमेंट के प्रति, ये सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं। मेजरली क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाटर सिक्योरिटी, कि हमने क्लाइमेट चेंज की तरफ किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, वाटर हमने कितना यूज किया और फॉरेस्ट को हमने कितना कंजर्व करके रखा, कितना डिस्ट्रॉय किया, ये सारी चीजें आती हैं इस रिपोर्ट में। अगला है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ से ऑपरेट करती है, क्या चीजें बताती है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी, लीडरशिप कौन कौन है, क्या उनकी फिलॉसफी है, किस तरीके से कंपनी को चलाती है। बिजनेस मॉडल, की कंपनी का मॉडल क्या है, पैसे कैसे कमाती है, क्या सब्सक्रिप्शन देती है, क्या वन टाइम प्रोडक्ट सेल करती है, क्या रिपीटेड कस्टमर आता है, रिपीटेड प्रोडक्ट सेल करती है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है कंपनी का, है ना। प्रीमियम मॉडल है, क्या है, रिस्क क्या है कंपनी के ग्रोथ में, कि कहां कहां दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और कंपनी की क्या स्ट्रैटेजीज है ताकि वो इन रिस्क को कम कर सके, मिटिगेट कर सके। कंपनी का पिछले साल का परफॉर्मेंस क्या रहा था और आने वाले सालों का आउटलुक क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। बात समझ में आई? तो ये कह रहा है कि ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग जो है मैंडेटरी है पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट वाली कंपनीज के लिए, लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए, मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट्स के लिए और लिस्टेड एंटिटी। 4 चीजें, गवर्नमेंट कंपनीज, लिस्टेड एंटिटीज, मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट्स और लार्ज कॉर्पोरेशंस, इन सभी के लिए ये वाले रिपोर्टिंग्स जो है मैंडेटरी है। सबसे ज्यादा कौन सी यूज की जाती है, GRI, MCQ में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 5 अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो सीधा सीधा मेरे हिसाब से पूछ लेगा। क्या है क्वेश्चन 5, देखो, What are the global trends in sustainable reporting? है ना जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये आपको बोलता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। देखो, एक बिजनेस है, बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, कैपिटल। लेकिन ये बताते हैं कि यार सिर्फ गांधी जी से काम नहीं चलता है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपकी वर्कफोर्स डिमोटिवेटेड है, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन सोसाइटी नहीं चाहती कि आपकी जैसी कंपनी उनकी सोसाइटी में रहे, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। आपके पास अलग अलग तरीके की कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल होती है 6 तरीके की। लाओ जरा मैं तुम्हें यह भी याद करा देता हूं। कैपिटल होती है 6 तरीके की। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम अगर खेती, बेसिक से बेसिक खेती भी करना चाहते हो, फार्मिंग कंपनी खोलना चाहते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, फसल उग जाएगी क्या? नहीं। उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, मशीनरी, ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, विच वी कॉल एज मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, यानी कि ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमने बनाए हैं, ह्यूमन क्रिएटेड कैपिटल, ह्यूमन क्रिएटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स, जिससे कि गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, पैसा है, हम ट्रैक्टर लेके आए, ट्रैक्टर
फिर हमें क्या चाहिएगा, नेचुरल कैपिटल, यानी कि रॉ मटेरियल, सीड्स वगैरह चाहिएंगे। मशीन को काम करने के लिए, इनपुट देने के लिए हमें कुछ नेचर से सामान चाहिए होता है। फिर मशीन चलाएगा कौन, आदमी चलाएगा, तो हमें ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, सामान बनने के बाद बेचेंगे किसको, सोसाइटी को बेचेंगे, तो हमें सोशल कैपिटल भी चाहिए, है ना। अगर आपकी कंपनी को लोग हेट करते हैं तो लोग नहीं खरीदेंगे। आप कुछ भी बना के बेचो, दे वुड नॉट बाय इट इफ दे हेट यू, है ना। तो सोसाइटी भी बहुत जरूरी है, सोशल कैपिटल भी चाहिए। और फिर अगर आपको कंपनी ग्रो करनी है तो आपको समझदारी वाले लोग, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, देखो जरा इस फोटो को, आंख बंद करो, मेरे साथ बोलो। सबसे पहले क्या चाहिए, फाइनेंशियल कैपिटल, क्या छपा होता, पैसे की बोरी। फिर क्या था, ट्रैक्टर विच वाज मैन्युफैक्चर कैपिटल। फिर क्या था, सीड्स विच वाज नेचुरल कैपिटल। फिर क्या था, आदमी विच वाज ह्यूमन कैपिटल। फिर क्या था, सोशल कैपिटल, दो लोग आपस में हेलो हेलो कर रहे थे, सोसाइटी की भी जरूरत है। एंड लास्ट में मैनेजर्स विच वाज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। 6 तरीके की कैपिटल हमें चाहिए होती है। 6 C's हम इसको बोलते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है। कंपनी बताएगी कि वो पैसा आया कहां से, डेट से आया, इक्विटी से आया, ग्रांट से आया, या फिर काम करके प्रॉफिट से आया। ठीक है। दूसरा, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, दिस इज ह्यूमन क्रिएटेड प्रोडक्शन ओरिएंटेड इक्विपमेंट एंड टूल्स। ऐसी मशीनरी, ऐसे टूल्स, ऐसे इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल हम करते हैं फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी मदद से हम गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, पोर्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सभी का काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में मदद करना। ठीक है जी। नेक्स्ट इज नेचुरल कैपिटल, हमें कुछ इनपुट भी चाहिएगा मशीन में डालने के लिए, तो दिस इज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। इसमें क्या आता है, वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी। अगर एक फोन है, एप्पल का फोन है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, एप्पल का फोन बनाने के लिए कितने सारे नेचुरल कैपिटल इस्तेमाल होते हैं। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्लास, गोल्ड, प्लास्टिक्स, पेपर, लिथियम, ये सब क्या है, नेचर के रिसोर्सेस। तो ये सारे रिसोर्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड इज नेचुरल कैपिटल। ठीक है जी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी इंपैक्ट करती ही करती है एनवायरनमेंट को, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। ठीक है। फिर है ह्यूमन कैपिटल, लोग भी तो चाहिएंगे जिनके भरोसे आप काम करोगे। लोग वो चाहिएंगे जिनके पास स्किल्स हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास कैपेसिटी हो, जिसमें कुछ करने का जज्बा, मोटिवेशन टू इनोवेट हो। और आपको देखना है कि सिर्फ लोग नहीं चाहिए, सही लोग चाहिए। काम 19 चलेगा लेकिन आदमी 20 चाहिए। सही लोग आपको चाहिए जो एथिकल वैल्यूज को भी फॉलो करते हो, जो दूसरे की ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट करते हो, जो गवर्नेंस के साथ अलाइन कर पाए कि भैया मेरा लीडर क्या चाहता है, कि भैया हर किसी में इक्वालिटी हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो एम्प्लॉय भी अगर सेम पेज पे होगा तो ही वो आपके लिए सही एम्प्लॉय है। ठीक है जी। ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी स्ट्रेटेजी को समझ पाए, उसके हिसाब से इंप्लीमेंट कर पाए। अगर मेरे को अपना टीचिंग वाला चैनल ग्रो करना है तो उस पर कारी आंखें नहीं डाले, उस पर टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट डाले, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को समझ पाए और उसके हिसाब से काम कर पाए। ऐसे पीपल चाहिए आपको। फिर ऐसे लोग चाहिए जो लॉयल हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिके रहे और जिनमें मोटिवेशन हो फॉर इंप्रूविंग प्रोसेसेस, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अगला है सोशल कैपिटल, आपकी कंपनी का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए कम्युनिटी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, अदर नेटवर्क्स के साथ। अगर आप सोसाइटी की चीज़ों में पार्ट नहीं लेते, अगर जैसे अब दिल्ली में वो होता है, मुंबई में वो होता है, गणेश चतुर्थी वाला होता है, गणपति बप्पा मोरया, वो आते हैं, बड़ी सी रैली निकालते हैं, है ना। हर जगह अपना अपना होता है, हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी गणेश चतुर्थी का होता है, और कौन से नवरात्रि में होता है, रामलीला होती है ना। तो हमारे यहाँ जो कंपनीज है वो रामलीला में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है, चंदा देती है, ऑर्गेनाइज कराती है बड़ा फंक्शन। तो सोसाइटी को दिखता है कि ये कंपनी मदद करना चाहती है, तो ये कंपनी अच्छी है। हमारे यहाँ एक कंपनी है, उसने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले कि भैया जो बच्चे 12वीं पास है, जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं है, बेसिकली वो कुछ हाथ का हुनर सीख लें, कुछ बिजली का काम करना सीख लें, कुछ करना सीख लें, ताकि उनका जीवन चल जाए। तो अगर एक कंपनी ये सारे इनिशिएटिव्स ले रही है तो सोसाइटी को दिखता है, सोशल कैपिटल आपके पास होती है। फिर अगर कल को कंपनी को कोई दिक्कत होगी ना, तो लोग आते हैं, लोग रुकते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं कोई याद नहीं कौन सी कंपनी की बात है, पर एक कंपनी का एक वो आता है, स्टेज करके एक ऐप है, स्टेज। अगर आप सर्च करोगे ना प्ले स्टोर पे, तो वो हरियाणवी नाटक बनाते हैं। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेज इतना बड़ा था कि वो हर महीने 2 करोड़ की सैलरीज दिया करता था, यानी कि इतने लोग थे उनकी टीम में। ठीक है। फिर एक पॉइंट आया कि इसी वजह से उनका फेसबुक पेज और उनका जो आईपी था ना पूरा, वो उड़ा दिया गया।
अब उन्हें शुरू से ग्रो करना था और उनके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि भैया इतनी टीम को वो पैसे दे पाए। उन्होंने कहा कि आप लोग जा सकते हो, 3 महीने का हम आपको नोटिस पीरियड दे रहे हैं, कंपनी में से कंपनी को बंद करना पड़ेगा, हम नहीं चला पाएंगे, पैसे नहीं बचेंगे, आप ढूंढ लो अपनी नौकरी। लोगों ने कहा, एम्प्लॉइज ने कहा कि भाई मेरे पास इतनी सेविंग्स है, हम आपको देते हैं, आप चलाओ, कंपनी चलाओ, हम देख लेंगे, जितनी हम थोड़ी सेविंग्स अपनी देते हैं। तो एम्प्लॉइज कंपनी के मालिक को कहते हैं कि हम आपको थोड़ी सेविंग्स दे देते हैं, आप अपनी कंपनी चलाओ। तो आपके पास सोशल कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो फिर आप कभी जीवन में ग्रो नहीं कर सकते। कॉमन वैल्यूज और बिहेवियर, क्या आप एक दूसरे की वैल्यूज को वैल्यू करते हैं, आप दोनों की वैल्यूज कॉमन है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, डिग्निटी के साथ प्रमोट करते हैं, क्या आप लोगों के बीच में ट्रस्ट है, रॉयल्टी है, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ। मुझे पता है अमेजोन से अगर आज मैं कुछ भी सामान मंगाऊंगा तो वो वापस होगा, अगर मुझे पसंद नहीं आएगा, तो वो एक ट्रस्ट है अमेजोन के साथ मेरा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का सोशल लाइसेंस, बेसिकली ये एक मुहावरा है कि क्या लोग आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्या आप लोगों के साथ खुश हो, क्या लोग आपके साथ खुश है, ये चीजें भी आपको देखनी है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, देखो भैया आगे तो वही इंडस्ट्री जाती है, आगे तो वही कंपनी जाती है जो इनोवेट करती है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में इनोवेशन करी थी, तो एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बात समझ में आती है। इलोन मस्क ने इनोवेशन करी तो आज वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कितना कमाएगी डिपेंड करता है R&D पे, इनोवेशन पे, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज पे, और उसके रिलेशनशिप्स क्या है, इसी से डिटरमाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, अपने कंपटीशन से कितना आगे एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। ये चीज की भी हम रिपोर्टिंग लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है कि उसके पास कितनी तरीके की कैपिटल्स हैं। देखो अगर आप रिलायंस की रिपोर्ट देखोगे ना, RIL की, ये हमारे अंबानी जी, और ये देखो इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल ग्रोथ, रिलायंस अप्रोच टू TCFD, नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये सब चीजों के बारे में रिलायंस ने रिपोर्ट कर रखा है। हमने लेक्चर में देखा था डिटेल में, हम रिवीजन वीडियो में नहीं देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन continues to dominate in presenting sustainability data in annual reports। सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी डेटा एशिया रीजन में रिपोर्ट किया जाता है, और मिडिल ईस्ट में भी इंटीग्रेटेड डेटा काफी अच्छे से रिपोर्ट किया जाता है। फिर ये कह रहा है ICI ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, ये शायद MCQ में आपसे पूछ ले, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ के देख लो, हो जाएगा। फरवरी 2020 में ICI ने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का निर्माण किया। ICI ने पहला अवार्ड निकाला टू सेलिब्रेट जो भी बंदा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करेगा, है ना, अच्छे से करेगा। ICI ने सर्टिफिकेट कोर्स निकाले हैं SDGs के ऊपर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर और BRR के ऊपर, इन सब के ऊपर ICI ने सर्टिफिकेट कोर्स निकाल रखे हैं। फिर ये कह रहा है PRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सभी बिजनेस को इस फॉर्मेट में, इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती है। इसके 3 सेक्शन होते हैं, पहला जनरल डिस्क्लोजर, दूसरा मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, एंड तीसरा प्रिंसिपल वाइज डिस्क्लोजर। देखो अगर मैं तुम्हें रिलायंस की रिपोर्ट भी दिखाऊं ना, तो ये देखो 3 तरीके के सेक्शन है। पहला है जनरल डिस्क्लोजर, जिसमें क्या बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या है, कंपनी का नाम क्या है, सिन नंबर क्या है, क्या करती है, कहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, ऑपरेशन क्या है, सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट कौन कौन है, जस्ट जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमने एक पार्ट डाल दिया। अब दूसरा है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, कि मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, मैनेजमेंट की गवर्नेंस, मैनेजमेंट की लीडरशिप, जो बेसिकली कंपनी की लीडरशिप है, वो ESG के साथ किस तरह से अलाइंड है। अगर मैं आपको रिलायंस का ही दिखा दूं तो ये देखो सेक्शन B, मैनेजमेंट एंड प्रोसेस डिस्क्लोजर, इनकी मैनेजमेंट, इनकी लीडरशिप जो है कमिटेड है टू नेट कार्बन जीरो एमिशंस बाय 2035, यानी कि रिलायंस कहना चाहता है कि हम 2035 तक जीरो कार्बन फुटप्रिंट एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे, एनवायरनमेंट को जीरो नुकसान होगा। इनकी मैनेजमेंट कमिटेड है, तो ये रिपोर्ट करना होता है दूसरे में कि आपकी मैनेजमेंट किस तरीके से अलाइंड है ESG के गोल्स के साथ। एंड तीसरा, नो प्रिंसिपल्स के बारे में आपको रिपोर्ट करना होता है। हर एक प्रिंसिपल अभी हम पढ़ेंगे, उस हर एक प्रिंसिपल में आपको 2 बातें बतानी होती है। एक तो एसेंशियल, कुछ बेसिक बातें, जैसे कि आपने कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई क्या, कुछ एनर्जी के ऊपर डेटा, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर डेटा, बेसिक चीजें तो आपको बतानी होती हैं, ये मैंडेटरी होती है। बेसिकली
जो भी लो रेगुलेशन बोलेगा वो मैंडेटरी आपको बतानी है, या फिर बिल्कुल बेसिक जैसे कि आप किसी इंडस्ट्री का पार्ट हो, आप किसी फेडरेशन का पार्ट हो, इंडस्ट्री चेंबर का पार्ट हो, ये सारी चीजें आपको बतानी रहती। कुछ चीजें आप ऑप्शनल डिस्क्लोज कर सकते हो, आपको बतानी है बता दो, आपको नहीं बतानी मत बताओ, जैसे कि आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी क्या बना रही है, लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है, कोई भी एडिशनल डेटा आप चाहो तो बता सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। क्या है सर ये 9 प्रिंसिपल्स? देखो जी, ये 9 प्रिंसिपल्स मैं आपके लिए हैंड रिटन चार्ट की फॉर्म में लेके आया हूं। मैंने बस इसको फ्लो में लगाया है ताकि आपको याद इजीली हो जाए। बात समझ में आती है? इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं है, वही सेम लैंग्वेज है। अब देखते जाओ आराम से। फर्स्ट प्रिंसिपल है एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लो पहले एक चीज याद करते हैं, नो के नो प्रिंसिपल्स के नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है, ये बोलती है मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स। इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी, जिसके तो वो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट कर पाएंगे। मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स, इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी, तो वो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तुमको मारेंगे नहीं। कंपनियों में खाना मिलता है, तो बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स। आग बंद कर लो, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स। इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी, जिससे कि वो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स की इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बोलता है कि अच्छा खाने के लिए, अच्छा खिलाने के लिए, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स के लिए लाओगे कहां से? एनवायरनमेंट तुमने खराब कर दिया, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या तुम सारे एनवायरनमेंट को अकेले ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो अब तुम्हें इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज पे। कोई भी नया कानून पास होगा तो तुम्हें उस पर इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि भैया एनवायरनमेंट को भी ध्यान दिया जाए। बात समझ में आती है? देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, आग बंद करो जरा। पहला, मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स, ठीक है। जिससे क्या होगा? उनकी वेलबींग प्रमोट होगी, एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी, वो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और वो तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ये है पहले 5 पॉइंट, पहले 5 प्रिंसिपल्स एकदम सीरियल वाइज लगे हुए, ठीक है। मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी, वो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और वो तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। अब भैया अच्छा खिलाने के लिए, सस्टेनेबल गुड्स लाने के लिए एनवायरनमेंट चाहिएगा, एनवायरनमेंट तुमने खराब कर दिया, तो अब क्या करो? प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्या तुम अकेले पूरे एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हो? नहीं। तो अब इन्फ्लुएंस लाओ रेगुलेटरी पॉलिसीज पे, ठीक है जी, पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज पे। देखो तुम्हारे एम्प्लॉइज थे, तुमने उनको अच्छा खाने को दिया, उन्होंने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की इज्जत करी, मैनेजमेंट के ह्यूमन राइट्स की इज्जत करी, सबका साथ सबका विकास, है ना, सब कुछ हो रहा है। तो प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब सिर्फ एक लोग रह गए कंज्यूमर्स, तो हम ये बोल रहे हैं कि भैया कंज्यूमर्स को भी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करो, कंज्यूमर्स को भी वैल्यू प्रोवाइड करो। बात समझ में आई? एक बारी लास्ट बार रिपीट करेंगे, आई नो रिवीजन वीडियो है पर यहीं पे याद भी हो जा रहा है। नो के नो प्रिंसिपल्स कोई नहीं खराब करेगा। सुनो, आंखें बंद कर लो बस। मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, बोलो मेरे आगे आगे। इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी, फिर वो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। 5 पॉइंट खत्म। उसके बाद अच्छा खिलाने के लिए लाओगे कहां से? एनवायरमेंट तुमने खराब कर दिया, तो अब प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या तुम अकेले सब कुछ कर पाओगे? नहीं। तो अब इन्फ्लुएंस लाओ पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। फिर मैंने वो डायग्राम बना रखा था कि एम्प्लॉइज ने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा, मैनेजमेंट का ध्यान रखा। इसका क्या मतलब है? सबका साथ सबका विकास, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, बोलो प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब एक छोटे से रह गए बीच साइड में कंज्यूमर्स, तो उनको भी वैल्यू प्रोवाइड करो। ये हैं आपके 9 प्रिंसिपल्स। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो तुमको पता ही होगा कि 9 प्रिंसिपल्स बता दो, कहां गया? देखो
सीधा सीधा पूछा है, राइट द 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRS। सर अब तुम आराम से लिख पाओगे। अब लाओ एक एक प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था, मेक योर एम्प्लॉइज ईट फॉर एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ईट ये कह रहा है कि भैया, ये कह रहा है कि पॉलिसीज ऐसी डेवलप करो कि एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं। फिर पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन दे दो स्टेक होल्डर्स को। फिर अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट भी आए तो भी उनको ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करो और वैल्यू चेन में भी अडॉप्ट करो। पॉलिसीज ऐसी डेवलप करो कि एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, उसकी इंफॉर्मेशन दो स्टेक होल्डर्स को। कुछ एडवर्स इफेक्ट आए तो भी ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करो और वैल्यू चेन में भी अडॉप्ट कराओ। देखो, पॉलिसीज ऐसी डेवलप करो कि एथिक्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इंफॉर्मेशन दे दो स्टेक होल्डर्स को, एडवर्स इफेक्ट आए तो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोज करो और वैल्यू चेन में भी इसको अडॉप्ट कराओ। ठीक है जी। अगला क्या है, मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में दो चीजें हैं, दो बातें करता है एनवायरमेंट के बारे में, दो बातें करता है सोशल के बारे में। एनवायरमेंट के बारे में क्या बातें करता है, कह रहा है प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा करो कि मिनिमम रिसोर्स यूजेज हो। मैंने आपको दिखाया था क्लास में कि किस तरीके से एप्पल अपने डिजाइन को चेंज कर रहा ताकि कम से कम रिसोर्सेज की यूजेज करी जा सके और ओवर एक्सप्लॉइटेशन को कम करो। मैंने उसमें दिखाया था कि कितनी ज्यादा वो रिसाइकलिंग कर रहा है, 99%, 95%, ये सारी रिसाइकलिंग वो कर रहा है। एनवायरमेंट के बारे में दो बातें कि ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करो ताकि रिसोर्स यूजेज कम हो और ओवर एक्सप्लॉइटेशन को अवॉइड करो। सोसाइटी के बारे में, सोशल के बारे में दो बातें कि भैया कंज्यूमर्स के लिए ऐसे गुड्स बनाओ जिनसे उनकी लाइफ बेहतर हो और उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करो। बात समझ में आई? क्या क्या दो चीजें दो एनवायरमेंट के बारे में, दो उनके बारे में। पहला, ऐसी चीजें डेवलप करो जिससे कंज्यूमर्स के लिए एक बेटर लाइफ मिले और उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराओ। एनवायरमेंट के बारे में क्या दो बातें कि प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करो कि रिसोर्स यूजेज कम से कम हो और ओवर एक्सप्लॉइटेशन तुम खत्म करो। RRR रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल तुम करो। ठीक है जी। फिर अगला था मेक योर एम्प्लॉइज ईट सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे उनकी एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी। तो प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। एम्प्लॉइज की वेलबींग का ध्यान रखो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करो, चाइल्ड लेबर नहीं कराओ, लिविंग वेजेस दो, मतलब मिनिमम वेजेस दो, टाइमली पेमेंट करो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी रखो, उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करो, वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करो, एक अच्छा प्लेस प्रोवाइड करो जहां पर वो काम कर सके फ्री फ्रॉम हरासमेंट और सेफ हाइजेनिक कंफर्टेबल कंडीशंस में उनसे काम करो। ठीक है जी। यही सारी चीजें बेसिक हैं। कह रहे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करो, चाइल्ड लेबर मत कराओ, है ना, उनको मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस दो और उनको फ्री फ्रॉम हरासमेंट, उनको मिनिमम वेजेस दो और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दो, प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला वेजेस वाला है जो डेली वेज वर्कर है, और ये वाला जो है ये ऑफिस वाले लोगों के बारे में, ये वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम हरासमेंट होना चाहिए, सेफ हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगेन उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करो, रात को 11-11 बजे फोन मत करो, टू माई मैनेजर, है ना, वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखो, उनको टाइमली पैसा दो, उनका वर्क प्लेस सेफ हाइजीनिक होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। अगला है रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो तुम हैंड रिटन नोट्स देखोगे ना, इसको 2-3 बार पढ़ लेना, आराम से, एकदम आराम से याद हो जाएगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हो, उस पर मैसेज कर देना, वहां से मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा ये सारे हैंड रिटन नोट्स, है ना, फ्री में। पैसा बहुत है मेरे पे और फ्री में दे दूंगा मैं नोट्स। तो अगला है रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ये कह रहा है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को अपने ऑपरेशंस के इम्पैक्ट के बारे में बताओ, खराब हो तो भी बताओ। ठीक है। पॉलिसीज और डिसीजंस को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करो कि आपकी मैनेजमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई है, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है, कौन कौन पॉलिसीज के बारे में जानना चाहता होगा, और अगर कोई बेनिफिट हुए हैं कंपनी को, कंपनी ग्रो कर रही है, तो उनको भी हिस्सेदार बनने का मौका दो। ऐसे नहीं कि आपने पहले बायबैक कर लिया और फिर बताया मार्केट में कि भैया बड़ी डील क्रैक कर ली तेरा भाई ने, अरे सारे शेयर तो तुमने खरीद लिए, उनको क्या फायदा हुआ, कुछ भी। तो आप अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की भी रिस्पेक्ट करो। फिर क्या है, रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। आप क्लियर देखो,
ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। तो पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग लो ह्यूमन राइट्स की, उसको अपनी पॉलिसीज में इंटीग्रेट करो। ह्यूमन राइट्स की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लोगे? लॉज पढ़ के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, इंटरनेशनल बिल पढ़ के, है ना। उसको अपनी पॉलिसीज में इंटीग्रेट करो और सभी स्टेक होल्डर के ह्यूमन राइट का ध्यान रखो, चाहे वर्क प्लेस के टाइम पे, चाहे बियॉन्ड, बाहर भी, है ना। कम्युनिटीज के ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखो, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, उनको दबाओ नहीं, उनके ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखो। अगर कोई कमजोर है तो उनको रोंद नहीं देना है, उनके ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना, उनकी बेसिक फ्रीडम, उनकी बेसिक एजुकेशन, उनकी बेसिक फैसिलिटीज का आपको प्लीज ध्यान रख के चलना है। फिर है प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। अरे हमने वो मेमोरी टेक्निक तो छोड़ दी। देखो क्या था? मेक योर एम्प्लॉइज ईट, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की वेलबींग प्रमोट होगी, प्रमोट वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉइज। उसके बाद उससे क्या होगा? वो तुम्हारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, और वो तुम्हारी ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है जी, 5 हो गए। फिर अच्छा खिलाने के लिए लाओगे कहां से? एनवायरमेंट तुमने खराब कर दिया, तो अब प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट पे तुम फोकस करो। कह रहा है एनवायरमेंट खराब कर दिया, कोई बात नहीं, असेस करो कितना खराब हुआ है और ठीक करो उसके इम्पैक्ट को। आगे से रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना कि तुम कितना फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो और कितना प्रिवेंशन कर रहे हो, कितना वेस्ट जनरेशन कर रहे हो, कितना एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हो, और इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करो। RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। एंड लास्ट में नेशनल एक्शन प्लान, सरकार का जो एक्शन प्लान है उसके साथ भी कंट्रीब्यूट करके चलो। ठीक है जी, देखो लाओ पढ़ा देता तुम्हें छठा पॉइंट। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एनवायरनमेंट खराब कर दिया, कोई बात नहीं, असेस करो और रेक्टिफाई करो इंपैक्ट्स को। आगे से रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम मैनर में इस्तेमाल करना। अब मेजर करो अपनी परफॉर्मेंस को, कितना वेस्ट जनरेशन करते हो, कितना फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हो, कितनी एनर्जी यूज करते हो, और एक्सप्लोर करो बेस्ट प्रैक्टिसेस RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की, प्लस में नेशनल एक्शन प्लान की तरफ भी कंट्रीब्यूट, है ना। बिल्कुल सारे पॉइंट्स कवर है, सेम एवरीथिंग। मेक योर एम्प्लॉइज ईट, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी वेलबींग प्रमोट होगी एम्प्लॉइज की, वो इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे स्टेक होल्डर्स की, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अब एनवायरमेंट खराब कर दिया, कोई बात नहीं, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट पे ध्यान दो। अकेले कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इन्फ्लुएंस लाओ भाई साहब, इन्फ्लुएंस लाओ ऑन दी पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। ये कह रहा है जैसे जैसे एक कंपनी बड़ी होती जाती है, जैसे रिलायंस आज के टाइम पे बहुत बड़ी है, तो इट इज पार्ट ऑफ सो मेनी फेडरेशन, सो मेनी ग्रुप्स, जो रिलायंस की बात सुनते हैं। सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो रिलायंस से पूछ के बनाती है, रिलायंस की राय लेती है, ताकि इतने सारे एम्प्लॉइज, सिर्फ रिलायंस की नहीं, जो भी बड़े प्लेयर्स है सबकी राय ली जाती है, ताकि इतने सारे एम्प्लॉइज एकदम से अफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये लोग एम्प्लॉइज के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो आप जब भी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनोगे तो प्लीज ESG को भी पॉजिटिव साइड में रखना, उसकी एडवोकेसी करना। कलेक्टिव एसोसिएशन, ट्रेड ग्रुप्स के दौरान पॉलिसी एडवोकेसी करिए, पॉलिसी का एडवोकेट बनिए, उनको समझाइए कि भैया ESG भी जरूरी है, पॉलिसी में ये डालो, ठीक है। और फेयर कंपटीशन एनकरेज करो, ह्यूमन राइट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करो। 8वां क्या है? सबका साथ सबका विकास, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। कह रहा है एंटिटी शुड आइडेंटिफाई एंड एड्रेस कि क्या इंपैक्ट आ रहा है उनकी एक्टिविटी का सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे, और एंटिटी को ध्यान रखना चाहिए कि भैया डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, लोग छोड़ के नहीं जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आपको कोई नई फैक्ट्री सेटअप करनी है तो आपने लोग को वहां से भगा दिया, भाग जाओ वहां से, बुलडोजर लेके चला दी, ये सब आपको नहीं करना है। मेजर एडवर्स इंपैक्ट्स ऑन सोसाइटी, CSR शुड रिव्यू लोकल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। आपको देखना है कि आपके कामों का सोसाइटी पे क्या खराब इंपैक्ट आ रहा है। दूसरा, लोकल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को आपको ध्यान में रखना है। CSR जब भी आप करो, लोकल एरिया को पहले डेवलप कराओ, दूसरे दूर वाले एरिया को बाद में देखना, ठीक है जी। ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आओ जिनसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का जीवन बेहतर हो सके, उनकी मदद हो सके। और अगर आपने उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, अगर आपने उनकी कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है, उनकी कोई नॉलेज कि भैया ये दवाई ऐसे बनती है, उससे आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, तो प्लीज उनको भी बेनिफिट्स का शेयर दीजिए। सबका साथ करिए, सबका विकास कीजिए। अपने लास्ट में था कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखो, प्रोवाइड वैल्यू टू कंज्यूमर्स। तो आप एफर्ट्स डालिए कि आपके प्रोडक्ट के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं कंज्यूमर पे और एनवायरनमेंट पे, फोन से कितनी रेडिएशन निकलती है, उनके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है कंज्यूमर पे और एनवायरनमेंट पे, उनको आप कम कर सके। प्रोडक्ट को इनोवेट कीजिए, R&D पे पैसा लगाइए,
और ट्रांसपेरेंटली बताओ सभी को कि भैया हमारे फोन से ऐसी रेडिएशन निकलती है, तुम थोड़ा ध्यान से यूज करा करो, है ना। उनको बताओ कि इसको रिड्यूस रियूज रिसाइकल कैसे किया जा सकता है। उनको समझाओ कि जो तुम प्लास्टिक की पन्नियां लेके जाते हो वो रीयूज करी जा सकती है, रिसाइकल करी जा सकती है, कैसे करना है कैसे नहीं, ये सारी बातें उनको बताओ। किसी भी मैनर में फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रिवेंट नहीं करो। एंटिटीज प्रोवाइडिंग एसेंशियल गुड्स, अगर आप दाल चावल चीनी ये सारी चीजें बेच रहे हैं तो उनका यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए कि भैया हम तो सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को देंगे या छूत लोगों को नहीं देंगे, ऐसी चीजें चलती थी ना पहले, तो ऐसा नहीं हो। एसेंशियल गुड्स को आप प्लीज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में डिस्क्लोज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। एडवर्टाइजमेंट में मिसलीडिंग नहीं करो, जो कि आज तक दुनिया भर की कंपनीज करती आ रही हैं। कस्टमर का डेटा किसी को मत बेचो, दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड के फोन तुम पे आते होंगे, सीए कोचिंग ले लो, सीए कोचिंग तुम पे आते होंगे, जबकि तुमने इतनी कोचिंगों पे नंबर नहीं दिया तो तुम्हारा डेटा किसी ने लीक कर दिया, तो ऐसा मत करो प्लीज। हम ऑर्गेनाइजेशंस को कहना चाहते हैं ईएसजी रिपोर्टिंग में कि भैया राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखो और एक्सेसिबल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाओ कि भैया अगर कोई तुम तक पहुंचना चाहे, किसी कस्टमर की कोई शिकायत है तो वो पहुंच पाए, ऐसा मैकेनिज्म बना। ठीक है जी, आगे ये तुम्हारे सारे के सारे 9 प्रिंसिपल्स यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद अश्योरेंस इन BRSR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क एज इंपॉर्टेंट। कह रहा है सेबी ने अभी तो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के साथ स्टार्ट किया, यानी कि जो टॉप 1000 मार्केट कैप के थ्रू लिस्टेड कंपनीज है वो रिपोर्ट करती हैं BRSR को, लेकिन बहुत जल्द सभी कंपनीज को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। BRSR एक सिंगल मीन्स बन जाएगा कि इसी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करी जाएगी इंडिया में। ESG ऑडिट भी करा सकते हो, जिससे मदद मिलती है बिजनेसेस को जानने में, उनके सप्लाई चेन रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज क्या है ना। ICI ने एक स्टैंडर्ड भी इशू करा है, SSAE 3000, स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000। ये एक अम्ब्रेला स्टैंडर्ड है जो एप्लीकेबल है ऑल एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबली इंफॉर्मेशन, इंटेंडेड यूजर्स, एश्योरेंस प्रोवाइडर्स, एंटिटीज, रेगुलेटर्स, हर किसी को एप्लीकेबल है अम्ब्रेला स्टैंडर्ड, यानी कि जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। एक ही स्टैंडर्ड इशू करा था, उसके बाद अब इसने एक स्टैंडर्ड और इशू कर दिया, SSAE 3410 ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट्स के ऊपर। मेथोडोलॉजी क्या है BRSR की एश्योरेंस प्रोवाइड कराने की? सबसे पहले आप प्रीलिमिनरी रिव्यू कराएं, ऑन साइट असेसमेंट कराएं। बेसिकली पहले देखो कि क्या चल रहा है, जाके असेस करो, लोगों से बातचीत करो कि भैया तुम्हें सैलरी वाली टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती। जो भी आपकी फाइंडिंग्स है मैनेजमेंट को रिपोर्ट दो, उनके रेस्पॉन्सेज देखो, है ना। फिर फाइनल फाइंडिंग्स बना के सबमिट करो और असेसमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट बना। लास्ट में वो कहता है, और ये क्वेश्चन है, ये आ जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, सीधा सीधा पूछ लेता है मेथोडोलॉजिस्ट 6.3 के नंबर। रोल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कौन सा साहब? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा है, जो हम नॉर्मल ऑडिट करने जाते हैं। अब ESG ऊपर का खत्म हो चुका है, आखिरी टॉपिक है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहा है। आप जब नॉर्मल ऑडिट करने जाओगे, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन वाला, देखो ये वो बता रहा है कि उस टाइम पे भी थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रख लेना। कह रहा वैसे तो ऑडिटर का रोल होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऐसे 200 के हिसाब से, है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं। वो क्या करता है, जाके अंडरस्टैंडिंग लेता है। अंडरस्टैंडिंग के टाइम ऑडिटर को हम बोल रहे हैं कि भैया क्लाइमेट रिस्क भी देख लियो, कि सरकार ने कोई पॉलिसी निकाल रखी है कि इतना मेट्रिक टन से ज्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो वो भी देख लियो कि कहीं कंपनी उससे ज्यादा तो नहीं कर रही। कुछ इंडस्ट्रीज में तो बहुत रेलिवेंट हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत वो होता है, फूड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट, इनमें बहुत पोल्यूशन निकलता है, तो इनमें तो जरूर से जरूर देख लियो। ठीक है, कह रहा है आज के टाइम पे बहुत इन्वेस्टर, बहुत शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं ऑडिटर रिपोर्ट में कि भैया ऑडिटर ने बताया होगा क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में। यूजर का फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ऑडिटर को भी इन सब चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसे फॉलो मत करो, ऐसे तो एज इट इज फॉलो होंगे ही, एक्स्ट्रा है ये। क्लाइमेट रिस्क को भी तुम ध्यान में रखो। अब जब तुमने देख लिया तो तुम बताओगे भी रिपोर्ट में, कहां कहां बता सकते हो, या तो कैम में बताओगे या यूएम में बताओगे। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा ऑडिटर रिपोर्ट हम क्यों बनाते हैं, ताकि कम्युनिकेट कर पाए यूजर्स को कि हमने ऑडिट कर दी है और हमारी ये जिम्मेदारियां थी और ये मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस है, जिसके लिए हमने ये काम किया है। कैम में हम यही तो बताते हैं, कैम मत बोला करो, काम बोला करो। काम KAM, काम पैराग्राफ। काम में हम यही तो बताते हैं कि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, उसके लिए हमने ये काम किया, यानी कि ऐसे को एड्रेस किया। तो काम में बता दो, और EOM में भी बता सकते हो। जब कंपनी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रखा हो तो आप EOM पैराग्राफ में बता के आ सकते हो, उनकी अटेंशन खींच सकते हो कि भैया कंपनी ने डिस्क्लोज कर ही रखी है ऑलरेडी इंफॉर्मेशन।
आपको देखना है कि कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करी है कि नहीं करी, और अदर इंफॉर्मेशन भी जरूर पढ़ लेना। अदर इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी जब अपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, प्लस मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस करके एक सेक्शन होता है जिसमें बहुत ज्ञानबाजी पेल रखी होती है कि भैया हमारा टारगेट ये है, हम ये कर देंगे, हम तबाही मचा देंगे, हम इस तारीख तक कंपनी को इतना ग्रो कर देंगे, आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट में सर्विसेज में ग्रो कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत ज्ञानबाजी होती है, तो उसको भी देख लो। और उसमें उन्होंने क्या बोल रखा है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क के बारे में, वो देख लो, उसको भी देख लेना कि कहीं इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही जो आप एक्चुअल में रिपोर्ट कर रहे हो, जो कंपनी ने अदर इंफॉर्मेशन में बता रखा है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर चैप्टर ESG एंड SDG। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, हैंड रिटन चार्ट से याद करी। अगर वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना, मुझसे जरूर कनेक्ट करना, मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया ही हुआ है 9817664456। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू। ये सारा